क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर हमारा चल रहा था व्यावसायिक वित्त के स्रोत या सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। पार्ट नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम डिस्कस कर रहे थे शेयर और डिवेंचर के बीच में अंतर, अंशवरण पत्र के बीच में अंतर। 7th पॉइंट हमारा है साधारण अंशों पर दिए जाने वाला लाभांश घटता बढ़ता रहता है। डिविडेंड पेबल टू द ऑर्डिनरी शेयर्स फ्लक्चुएट एज पर द प्रॉफिट्स। ऑर्डिनरी शेयर्स हमारे समतांश होते हैं और इनके ऊपर जो लाभांश दिया जाता है, जितना लाभ बचेगा उतना ही लाभांश इनको दिया जाता है। इनका लाभांश फिक्स नहीं होता, जबकि डिवेंचर पर दिए जाने वाला लाभांश निश्चित होता है, फिक्स होता है। इंटरेस्ट पेबल ऑन द डिवेंचर इज़ फिक्स्ड। चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि, उतना इंटरेस्ट इनको जो है वो दिया ही दे, ब्याज जो है वो देना ही पड़ता है। 8th पॉइंट हमारा है अंशों का निर्गमन का आधार कोई प्रतिभूति नहीं होता। शेयर्स आर नॉट इशूड अंडर एनी सिक्योरिटी। जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तो कंपनी को कोई अपनी संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती। डिवेंचर या ऋण पत्रों की हम बात करें, ऋण पत्रों को प्रतिभूति के आधार पर निर्गमित किया जाता है। डिवेंचर्स आर इशूड अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। डिवेंचर जब इशू किए जाते हैं, मतलब डिवेंचर के रूप में जब लोन लिया जाता है, तो कोई ना कोई संपत्ति जो है गिरवी अवश्य रखी जाती है। 9th पॉइंट है कंपनी के समापन पर अंशधारियों को पूंजी का भुगतान सबके बाद में किया जाता है। एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स आर रिफंडेड देयर कैपिटल एट द लास्ट। जिस टाइम पर कंपनी समाप्त होती है उस टाइम पर बाकी के ऋणदाताओं को हम उधार का पैसा लौटाते हैं, डिवेंचर होल्डर का पैसा लौटाते हैं, और सारी पेमेंट कर देने के बाद में फिर बात आती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। पेमेंट करने के बाद बात आती है साधारण अंशों की। जब बात करें हम डिवेंचर्स की, तो डिवेंचर होल्डर जो होते हैं, ऋण पत्रधारी जो होते हैं, उनको कंपनी के समापन पर शेयर होल्डर या अंशधारियों से पहले जो है उनकी राशि का भुगतान किया जाता है, उनका पैसा लौटाया जाता है। डिवेंचर होल्डर्स गेट द पेमेंट एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन बिफोर द पेमेंट टू द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर की पेमेंट करने से पहले इनका पेमेंट जो है, भुगतान जो है वो किया जाता है। 10th पॉइंट है अंश पत्रधारियों का आंशिक भुगतान मिल सकता है। शेयर होल्डर्स में गेट पार्ट पेमेंट ऑफ द शेयर्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। जब कंपनी समाप्त हो रही होती है तो सबसे पहले ऋणदाताओं के ऋण का पैसा लौटाया जाता है। आखिर में अगर थोड़ा बहुत पैसा बचता है तो शेयर होल्डर को मिलता है, अगर कुछ नहीं बचता है तो शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलता है। कहने का मतलब वो स्थिति आ सकती है जब शेयर होल्डर को थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, हम कहेंगे पार्ट पेमेंट और आंशिक भुगतान। डिवेंचर्स या ऋण पत्रों की हम बात करें तो ऋण पत्रधारी जो होते हैं, मतलब जिन्होंने डिवेंचर खरीदे होते हैं, प्रायः उनको पूर्ण भुगतान मिल जाता है। डिवेंचर होल्डर्स जनरली गेट द फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। कंपनी की समाप्ति पर शेयर होल्डर्स की पेमेंट करने से पहले हम डिवेंचर होल्डर की पेमेंट कर देते हैं, इसी इनको नॉर्मली जो है पूर्ण भुगतान मिल जाता है। 11th पॉइंट है अंश पत्रधारियों को कंपनी के प्रबंध व नीति निर्धारण का अधिकार होता है। शेयर होल्डर्स हैव ए राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड द पॉलिसी फॉर्मेशन। क्योंकि शेयर होल्डर जो होते हैं, शेयर जिन्होंने खरीदे हैं, वो कंपनी के मालिक होते हैं, वो कंपनी को चलाते हैं, अपने हिसाब से प्रबंध में भागीदारी लेते हैं। नीति निर्धारण मतलब कंपनी के लिए नीतियाँ ये बनाते हैं। और डिवेंचर की बात करें, क्योंकि ये मालिक नहीं होते इसलिए प्रबंध और में भाग लेने का इनको अधिकार नहीं होता। डिवेंचर होल्डर्स हैव नो राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। नेक्स्ट 12th पॉइंट हमारा है अंश नकद व वस्तु के बदले में निर्गमित किए जा सकते हैं। शेयर्स में भी इधर इशूड अगेंस्ट कैश और गुड्स। जब शेयर इशू किए जाते हैं तो या तो उनसे कैश लिया जाता है शेयर होल्डर से, या फिर कोई वस्तु हमने ली होती है उसके बदले में हम शेयर्स उनको इशू करते हैं। जब हम बात करते हैं डिवेंचर ऋण पत्रों की, तो ऋण पत्रों को सदा ही नकद रकम के बदले निर्गमित किया जाता है। हमने कैश लिया होता है, उसके बदले में जनरली हम लोग डिवेंचर्स इशू करते हैं। डिवेंचर्स आर ऑलवेज इशूड अगेंस्ट द कैश। नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो है जन निक्षेप या जनता से जमा या फिर ऋण, जिसको हम बोलेंगे पब्लिक डिपॉजिट एंड द लोन्स। जनता से प्राप्त ऋण जो होता है, जब पब्लिक डिपॉजिट के रूप में कंपनी सामान्य जनता से ऋण लेती है तो इस पर अधिकतम 10% तक ब्याज जो है दिया जा सकता है। पब्लिक बैंक दर से अधिक, जो पब्लिक इशू होता है, पब्लिक डिपॉजिट होती है, इस पर बैंक दर से अधिक ब्याज प्राप्त करती है कंपनी। ये धन प्राय 1, 2 या 3 वर्षों की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं पब्लिक डिपॉजिट, और उसके बाद में इनका रिन्यूअल या नवीनीकरण जो है वो करवा लिया जाता है। जन निक्षेप के लाभ बोलें या विशेषताएं पूछी जाएं, मेरिट्स पूछे जाएं या करेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएं पब्लिक डिपॉजिट के, तो यही पॉइंट्स हमारे आएंगे। पहला पॉइंट है कंपनी को जन निक्षेप कम ब्याज, इस पर कम ब्याज देना पड़ता है। कंपनी हैव टू पे लेस इंटरेस्ट ऑन द पब्लिक डिपॉजिट।
से कंपनी को लाभ होता है। सेकंड पॉइंट है जंग निक्षेप पर प्रशासनिक व्यय अंश ऋण पत्रों की तुलना में कम पड़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर लेस इन कंपैरिजन टू द शेयर्स एंड डिवेंचर्स। जब हम जन निक्षेप या पब्लिक डिपॉजिट के रूप में लोगों से पैसा वसूल करते हैं तो इन पे इनको इशू करने का खर्चा जो है कम आता है, जबकि शेयर और डिवेंचर का खर्चा ज़्यादा आता है। थर्ड पॉइंट हमारा है कंपनी की आर्थिक ढांचे में लोच होती है। लोच रहती है क्योंकि जब अति पूंजीकरण का भय हो जाता है तो कंपनी जमा धन जो है उसे वापस करने लग पड़ती है। देयर इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। Whenever or wherever overcapitalization arises, the company starts returning the money collected in the form of the public deposit. जब हमें लगता है कि अति पूंजीकरण हो रही है, बहुत ज़्यादा कैपिटलाइजेशन हो रही है, तो ऐसी स्थिति में जो लोन के रूप में हमने पब्लिक डिपॉजिट लिया है कंपनी इसको वापस कर देने लग पड़ती है और फिर उसके पास जो अति पूंजीकरण की स्थिति थी, बहुत ज़्यादा कैपिटल जो उसके पास था वो नॉर्मल आने लग जाता है। फोर्थ पॉइंट की हम बात करें तो यह फोर्थ पॉइंट है जंग निक्षेप में जन बिना प्रतिभूति दिए जो धन है वो बिना प्रतिभूति दिए ही हमारे को मिल जाता है। कंपनी गेट्स द मनी इन द फॉर्म ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट विदाउट एनी सिक्योरिटी। तो पैसा जो हमारे को मिलता है वो बिना सिक्योरिटी के यहाँ पर हमारे को मिल जाता है, मतलब कोई चीज़ गिरवी हमको नहीं रखनी होती। पांचवा पॉइंट हमारे को देखेंगे। पांचवा पॉइंट हमारा है जन निक्षेप वालों को प्रबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं होता, अतः कंपनी के हिस्सेदारियों का नियंत्रण यथावत बना रहता है। पब्लिक विद द पब्लिक डिपॉजिट हैव नो इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट, हेंस द कंट्रोल ऑफ द शेयर होल्डर्स रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड। कहने का मतलब है ये जन निक्षेप वाले या पब्लिक डिपॉजिट वाले जो होते हैं इनको अधिकार नहीं होता कि कंपनी के प्रबंध में वो भाग ले सकें। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास ही सारा का सारा नियंत्रण या कंट्रोल होता है। ये बड़ा लाभ है कि उनके हाथ से नियंत्रण नहीं जाता। 6 पॉइंट है इससे संस्था को समता पर व्यापार का लाभ प्राप्त होता है। इट प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। समता पर व्यापार का लाभ संस्था उठा सकती है पब्लिक डिपॉजिट के माध्यम से। संस्था समता पर व्यापार का मतलब होता है कंपनी जब अपनी पूंजी कम लगाती है और लोगों से उधार लेकर अपना लाभ जो है उसे बढ़ा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है जन निक्षेप की हानि और डिसएडवांटेजेस ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट। फर्स्ट पॉइंट है जन निक्षेप का लाभ जो होता है कंपनी को तभी प्राप्त होता है जब कंपनी की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी हो। कंपनी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट ओनली व्हेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज स्ट्रॉन्ग। कंपनी की जब वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तभी लोग हमारे को उधार देते हैं, नहीं तो हमें उधार नहीं मिल पाता। सेकेंड पॉइंट है जन निक्षेप असुरक्षित प्रकृति के होते हैं क्योंकि जमाकर्ताओं को बंधक के रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, कंपनी ने कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी होती। Public deposits are of the unsecured nature. Depositors don't get any possession of any asset in the form of the security. थर्ड पॉइंट है इसमें पूंजी बाजार में गलत परंपरा जन्म लेती है। फॉर एग्जांपल एक अवधि में जन निक्षेप की बहुत सारी कंपनियां अलग अलग दर से ब्याज देती हैं। पब्लिक डिपॉजिट क्रिएट्स अ रॉन्ग ट्रेंड इन द कैपिटल मार्केट। फॉर एग्जांपल एट द सेम टाइम द डिफरेंट कंपनीज प्रोवाइड डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स ऑन द पब्लिक डिपॉजिट। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है बैंक वित्त या फिर बैंक फाइनेंस और द लोन। बैंकों द्वारा अल्पकालीन, थोड़े समय के लिए, दीर्घकालीन, लंबे समय के लिए ऋण जो है वो प्राप्त होता है। बैंकों को कंपनी के प्रबंध में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता। जो बैंक होते हैं उन्होंने उधार दिया है, उनको केवल उधार का पैसा मिलना चाहिए और इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ये कंपनी को कैसे चलाना है उसमें इंटरफेयर नहीं करते। इसमें संस्था को वित्तीय स्थिति के बारे में सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे डिवेंचर की स्थिति में होता है कि लोगों को बताओ कि कंपनी की स्थिति क्या है। इसकी संस्था पर स्थायी भार भी नहीं होता क्योंकि ऋण पर ब्याज उसी अवधि का दिया जाता है जब ऋण का उपयोग किया गया है। यदि हमने थोड़ा सा लोन का यूज़ किया है तो पैसा निकाला है तो उसी के ऊपर हम ब्याज देंगे, सारे उधार के ऊपर ब्याज नहीं देंगे। इस दृष्टि से यदि हम बात करें बैंकों की तो बैंक 3 प्रकार से होंगे। पहला है देसी बैंक और इंडिजीनियस बैंक्स, उसके बाद है व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक्स और इंडस्ट्रियल बैंक जिसको औद्योगिक बैंक कहा जाता है। तो बैंकों द्वारा वित्त प्रदान करने की कुछ एक विधियाँ हैं, मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग बाय द बैंक्स। जिसमें फर्स्ट टाइप हमारा जो है वो है सुरक्षित ऋण या सिक्योर्ड लोन। सुरक्षित ऋण का मतलब क्या होता है? जब हमने लोन लिया है और वो सुरक्षित हो,
ठीक है, सुरक्षित का मतलब कोई चीज़ गिरवी रखी, हमने कोई स्थायी परमानेंट चलायमान जो है फ्लोटिंग मूर्त टेंजिबल जिसे देखा छुआ जा सकता है ऐसी संपत्ति या कोई सहायक प्रतिभूति के आधार पर ऋण लेते हैं जब हम, तो वो सुरक्षित ऋण होता है। इसमें बैंक का कोई जोखिम नहीं होता। यदि कंपनी ऋण का पैसा नहीं लौटाती है तो बैंक गिरवी रखी हुई संपत्ति को बेचकर अपने रुपया वसूल कर सकती है। अब जब हमने बैंक से लोन लेना है तो हमें कोई चीज़ गिरवी रखनी होगी, प्रतिभूति सिक्योरिटी के रूप में कोई चीज़ देनी होगी। तो ऐसी स्थिति में कौन सी वस्तुएं दी जा सकती हैं, तो पहला पॉइंट हमारा आ जाएगा माल के अधिकार पत्र, डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल। हमारे पास या हमारे कुछ डॉक्यूमेंट, हमारे पास कुछ गुड्स हैं जो कि हमने कहीं पर गिरवी रखी हैं या कहीं पर वो पड़ी हुई हैं किसी दुकानदार के पास, उन जो सामान है उसके कागज़ जो होते हैं वो कागज़ ही हम दे देते हैं बैंक में कि ये कागज़ आप ले लो, अगर हम आपको पैसा नहीं लौटाएंगे तो इस वाला सामान आप बेच करके अपना पैसा ले लेना। ऐसे ही माल गोदाम की रसीद, वेयर हाउस रिसिप्ट, अगर हमारा सामान जो है वो गोदाम में पड़ा हुआ है और गोदाम वालों की रसीद हमको मिली है कितना सामान आपका गोदाम में पड़ा है, तो वो रसीद हम बैंक वालों को दे देते हैं कि अगर हम ये पैसा आपका नहीं लौटाएंगे उधार का तो आप गोदाम में से सामान निकलवा के उसे बेच लेना। थर्ड पॉइंट है जीवन बीमा पत्र, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर हमने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया है तो उसका जो एक लेटर इशू होता है कंपनी की तरफ से, उसको हम पॉलिसी बोलते हैं। तो हम अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी उनको बैंक को दे देते हैं कि यदि हम पैसा नहीं लौटाएंगे तो मेरी लाइफ इंश्योरेंस का पैसा आप ले लेना। चौथा पॉइंट है मियादी जमा की रसीद, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। अगर हमने कहीं पर पैसा बहुत लंबे समय के लिए फ़िक्स डिपॉजिट करवाया है, लंबी ड्यूरेशन के लिए, बैंकिंग में हमने पढ़ा था ये कि जब एक निश्चित समय के लिए 20-25 सालों के लिए हमने पैसा जमा करवा दिया तो वो फिक्स डिपॉजिट हो गया, उसकी रसीद हमारे को बैंक की तरफ से मिलती है, वो रसीद हम जमा कर सकते हैं कि ये पैसा आप ले लेना। इसके अलावा शेयर्स या फिर स्टॉक हमारे पास होते हैं, हम शेयर भी दे सकते हैं बैंक को कि आप शेयर लेके हमारे शेयर्स का पैसा ले सकते हो अगर हम पैसा नहीं देंगे, या फिर वास्तविक कोई संपत्ति है, रियल एस्टेट है। तो अगला जो टॉपिक है वो बैंक में जमा माल जमानत के रूप में रखना, कीपिंग द गुड्स इन द फॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी। इसके मेथड्स या विधियाँ क्या क्या हैं बैंक में सामान रखने की। तो पहला मेथड जो हमारा है दृष्टिबंधक या हाइपोथिकेशन कहा जाता है। इससे माल पर ऋण लेने की ये विधि है, या माल हम गिरवी रखते हैं और उसके आधार पर हम ऋण लेते हैं। ये ऋण केवल उन्हीं ग्राहकों को दिया जाता है जिनकी की गुडविल साख्याति बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें व्यापारी बिना बैंक को पूर्व सूचना दिए, प्रायर इंटीमेशन दिए अपने सामान को बेच भी सकता है। सेकंड पॉइंट हमारा होता है गिरवी, जिसको हम प्लेज भी बोलते हैं। गिरवी रखे जाने वाले माल का वैधानिक अधिकार जो है वो बैंक को हो जाता है। हमने सामान जो गिरवी रखा तो वैधानिक मतलब कानूनी कानूनी अधिकार, लीगल राइट जो है बैंक के प्राप्त हो जाता है। माल की वास्तविक स्पुर्दगी, डिलीवरी मतलब वास्तव में हम सामान दे देते हैं, या रचनात्मक स्पुर्दगी, या किसी ऐसे तरीके से सामान जो हमारा होता है उसके अधिकार जो है वो बैंक को दे दिए जाते हैं। केवल चल संपत्तियाँ ही इसमें गिरवी रखी जा सकती हैं। चल संपत्तियाँ मतलब जो कि दी जा सकती हैं, जैसे बहुमूल्य वस्तुएं, कीमती चीज़ें हमारी हो सकती हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं, प्रतिभूतियाँ, सिक्योरिटीज़, शेयर डिवेंचर वगैरह हमारे हो सकते हैं, इनको गिरवी रखा जा सकता है। नेक्स्ट जो है जमानत के रूप में वो बंधक या मॉर्टगेज होता है। बैंक के पास किसी अचल संपत्ति जैसे लैंड, बिल्डिंग वगैरह, मशीनरी वगैरह हो गई जिसे कि दिया नहीं जा सकता, इसके हम अधिकार पत्र, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हम दे देते हैं कि भाई ये कागज़ आप रख लो, इसके अधिकार पत्र आपके पास हो गए। अब इससे ये सामान जो है चाहे हमारे पास पड़ा है, हम इसे यूज़ कर रहे हैं, पर आपके पास राइट है कि आप इस ज़मीन को बेच करके अपना पैसा ले सकते हो। बैंक को यदि रुपया नहीं मिलता है तो वो संपत्ति को बेच करके अपना रुपया वसूल करने का अधिकार रखता है।